दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी पे। हम हड़प्पा सभ्यता पे अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने हड़प्पा संस्कृति के ऐतिहासिक परिदृश्य, उसके नामकरण, उसके उत्पत्ति और उसके विभिन्न पहलुओं पे डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक परिदृश्य को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा संस्कृति को समाज को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पक्ष को देखना होगा। इसके पारिवारिक पक्ष, इसके वर्ग विभाजन, इसके खान पान, इसके वस्त्र या पोशाक, श्रृंगार प्रसाधन, हड़प्पा संस्कृति के समाज में विद्यमान जो शिक्षा पद्धति थी उसको समझेंगे। वहाँ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, जो विज्ञान और तकनीक की स्थिति थी, उसको देखेंगे और कुछ विभिन्न डायमेंशंस को देखेंगे। किसी भी समाज के लिए जो एक अर्बन सोसाइटी है, जो एक विस्तृत और एक परिपक्व सभ्यता है, उसकी जो इकाई होती है वह परिवार होता है। परिवार किसी भी समाज की इकाई होती है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी परिवार जो संस्था है वह थी। परिवार एक समाज के इकाई के रूप में विद्यमान थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है उसमें एक डिस्प्यूट है, एक विवाद है वर्ण विभाजन को लेके या वर्ग विभाजन को लेके। क्योंकि स्पष्ट लिखित जानकारी नहीं मिलती है, तो जो भी एविडेंसेस हमें खुदाई से मिलते हैं, जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर इतिहासविद इसका अंदाज़ा लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था, जो आगे की वैदिक सभ्यता की जो विशेषता रही वर्ण, ऐसी कोई व्यवस्था हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं होती है। हालांकि यह संभव है कि वहाँ वर्ग विभाजन यानी क्लास डिवीज़न रहा होगा। जैसे वहाँ बौद्धिक वर्ग के लोग रहे होंगे, जैसे बौद्धिक वर्ग या पुरोहित वर्ग। कुछ योद्धा वर्ग के लोग रहे होंगे, क्योंकि वहाँ से हमें प्राचीर या अस्त्र शस्त्र मिलते हैं। हालांकि ये शांति प्रिय माने गए हैं। किसके कंपैरिजन में? वैदिक आर्यों के कंपैरिजन में हड़प्पन थोड़े शांति प्रिय माने गए हैं। फिर भी जो प्राचीर है, क्योंकि वहाँ जब हम नगर विन्यास देखेंगे तो एक हमें मिलता है दुर्ग वाला क्षेत्र और एक मिलता है हमें समान क्षेत्र। अधिकतर जो साइट्स हैं वो 2 स्टेजेस में बटे हैं। कुछ ऊंचे हैं, कुछ नीचे हैं, जहाँ आम लोग रहते हैं, और कुछ जहाँ पे जो एलिट वर्ग है, जो अमीर वर्ग है या फिर प्रशासक वर्ग है, वो रहते हैं। तो एक होता है दुर्गीकृत क्षेत्र यानी फोर्टिफाइड क्षेत्र, और एक होता है समान क्षेत्र जो दुर्गीकृत नहीं है। फोर्टिफाइड होने का मतलब है कि वहाँ कोई ना कोई प्रहरी भी रहा होगा, तो उसे हम योद्धा वर्ग में रखते हैं। हालांकि ये शांति प्रिय थे। कुछ होंगे शिल्पकार और कुछ रहे होंगे उत्पादक वर्ग। तो इस प्रकार हम हड़प्पन सोसाइटी को वर्ग में विभाजित करते हैं। अगला बिंदु है खान पान। संभव है कि लोग यहाँ के शाकाहारी तो रहे ही होंगे और साथ ही साथ यहाँ के लोग मांसाहारी भी रहे होंगे। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता की नालियों से उबली हुई हड्डी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस कारण यह संकेत मिलता है कि लोग मांसाहारी भी रहे होंगे। शाकाहारी में हमें 2 प्रकार के अनाजों का उल्लेख मिलता है। ऐसे अनाज जो उत्तर भारत में उगाए जाते थे और कुछ ऐसे अनाज जो दक्षिण भारत में उगाए जाते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, जौ और बाजरा उत्तर भारत में उगाए जाने वाले अनाज हैं, जो जिसकी हमें साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से भी मिलती है। और दक्षिण भारत में उगाए जाने वाली रागी, सावा, कोदब, ये हमें गुजरात के देसलपुर और रोजड़ी से प्राप्त होते हैं। तो खान पान को अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। अब देखते हैं हड़प्पन सभ्यता के वस्त्र। हम पहले भी बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपने कॉटन उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री या सूती वस्त्र के उद्योग के लिए
विश्वविख्यात सभ्यता थी। यहाँ के लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे, लेकिन मुख्य रूप से सूती वस्त्र का ही उपयोग करते थे। विश्व में कपास की खेती का पहली बार हड़प्पा सभ्यता से ही साक्ष्य मिलता है। यहाँ सूती वस्त्र इस स्तर पे ये बनाते थे कि इसका वो एक्सपोर्ट भी करते थे, निर्यात करते थे। इन्होंने यूनान को भी निर्यात किया है और मेसोपोटामिया को भी निर्यात किया है। यूनान में सूती वस्त्र को सिंडन कहा जाता था और इसी सिंडन से इंडन शब्द बना और इसी इंडन से भारतीय क्षेत्र के लोगों को उन्होंने इंडिया नाम दिया। ठीक है। और मेसोपोटामिया में सूती के लिए उन्होंने सिंधु शब्द का इस्तेमाल किया है, जो आगे चल के हिंदू बना और इसी से इस क्षेत्र का नाम पड़ा हिंदुस्तान। तो मेसोपोटामियन के लोगों के चलते सिंधु नाम पड़ा और यूनानियों के चलते इंडिया या इंडियन नाम पड़ा। अब अगला पक्ष है यहाँ का श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधन। हड़प्पा सभ्यता के पुरुष तथा महिला दोनों ही श्रृंगार या सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करते थे। श्रृंगार में पुरुष और महिला दोनों कंठाहार, अंगूठी, भुजबंद जैसे श्रृंगार प्रसाधन का इस्तेमाल करते थे। महिला कर्णफूल, कंगन, चूड़ियाँ, पायल, करघनी आदि पहना करती थी। पुरुष जो थे वो लंबे बाल रखते थे, दाढ़ी छोटी रखते थे, दाढ़ियों में कंघी करते थे, क्योंकि एक हमें मूर्ति मिली है जिसके दाढ़ी वेल कॉम्ड है, वेल कॉम्ड दाढ़ी है। एक पुरुष की मूर्ति मिली है जिसकी दाढ़ी में आप देखेंगे तो लाइनें बनी हुई हैं, ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई, वो दिखाता है कि वेल कॉम्ड दाढ़ी है। तो पुरुष और महिला दोनों श्रृंगार करते थे। नोज रिंग या नाक में जो नथनी होता है, नथनी या नोज रिंग या नोज पिन कहें, इसका साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है। अन्य आभूषण जो थे, आभूषण सोना के बनते थे, चांदी या तांबा या कांसे का भी बनते थे। कुछ कीमती पत्थर के हमें आभूषण मिले हैं और कुछ तो हमें हाथी दांत के भी आभूषण मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन को लेके हमें एक साइट मिला है जिसका नाम है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ना सौंदर्य प्रसाधन की फैक्ट्री कह सकते हैं इसको। यहाँ से हमें हाथी दांत की कंघी मिली है, मेकअप बॉक्स मिला है, मेकअप टेबल मिला है, नेल पॉलिश मिली है, पाउडर मिली है, लिपस्टिक मिली है और काजल मिले हैं। तो चनहुदड़ो एक ऐसा साइट है जहाँ से हमें सौंदर्य प्रसाधन का पुख्ता सबूत मिलता है। ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो शिक्षा का स्तर था, मनोरंजन के जो साधन थे और वहाँ के मृदभांड। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक स्तर को समझने के लिए हमें वहाँ के शिक्षा के स्थिति को भी देखना होगा। शिक्षा में हमें वहाँ पे देखने को ऐसा मिलता है कि वहाँ के लोगों को रेखा गणित व अंक गणित की जानकारी रही होगी। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं कि जब हम नगर विन्यास देखते हैं, जब वहाँ का हम ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं, वहाँ के हम सड़कों को देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है प्रॉपर कि वहाँ की सड़कें ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। यानी कि 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को काटना, कैसे सड़कों को एक लाइन में रखना है, इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि उन्हें रेखा गणित की जानकारी थी। ठीक है। वहाँ की जो ईंटें हमें मिलती हैं हड़प्पा सभ्यता से, वो एक परफेक्ट रेशियो में मिलती हैं, 4:2:1, यानी कि कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए और कितना उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्हें अंक गणित की भी जानकारी थी। किस ईंट को किस डिग्री तक पकाएंगे, जैसे हमें पीला ईंट चाहिए तो 600 डिग्री तक, लाल ईंट 600 से 900 डिग्री तक और नीला ईंट 900 डिग्री से ऊपर तक की हीट देने पे वो नीला होता है। तो जो नंबर 1 क्वालिटी का ईंट था वह था 600 से 900 डिग्री तक पकाने का लाल ईंट। 2 नंबर का जो ईंट होता था वो होता था पीला, जो 600 डिग्री के आसपास पकाया जाता था। और तमाड़ ईंट, भट्टी में जो तमाड़ ईंट बनती थी, जो 3 नंबर की 3 नंबर की ईंटें थी, बेकार ईंटें, वो ज़्यादा हीट हो जाती थी 900 से ऊपर। तो उन्होंने बाइफरकेट करके रखा हुआ था अलग अलग क्वालिटी के ईंटों को। तो ये उनके नॉलेज को दिखाता है, नॉलेज और पर्सपेक्टिव को दिखाता है कि रेखा गणित और अंक गणित में कितने माहिर थे। अब देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। हमने ऊपर सौंदर्य प्रसाधन में देखा था कि उन्हें लिपस्टिक बनाना आता था, काजल बनाना आता था, पाउडर बनाना आता था और यहाँ तक कि हमें लोथल से रंगाई या पुताई करने वाले गड्ढे भी मिले हैं। तो ये हमें उनके बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में नॉलेज को दिखाता है। आगे देखते हैं मेटलर्जी यानी धातु कर्म।
इंडस वैली सिविलाइजेशन कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांसा कैसे बनता है? तांबा में टीन मिला के, तांबा में टीन मिला के, यानी कि उन्हें पता था कि किस रेशियो में तांबा और टीन को मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज यानी कांसा बनेगा। ये साफ साफ दिखाता है कि उन्हें मेटलर्जी यानी धातु कर्म की जानकारी भी थी। चांदी के आभूषण के प्रथम साक्ष्य विश्व में हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। तो चांदी को आभूषण के रूप में ढालना, और तांबे पे अगर हम तांबा का अगर हमें विष जो है, जो पॉइजनस क्वालिटी है तांबे का, उसको कम करना है तो हमें आर्सेनिक मिलाना होता है। तो वहाँ से हमें तांबे के बर्तनों में आर्सेनिक के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि उन्हें पता था कि तांबे को कठोर कैसे बनाना है और विषहीन कैसे बनाना है, आर्सेनिक को मिलाकर। विज्ञान में उनकी जो प्रकाष्ठा थी हमें वहाँ के प्राप्त बड़े बड़े अन्नागारों से भी मिलती है। अन्नागार सापेक्ष आर्द्रता के सिद्धांत पे कार्य करता है। हमें एक स्टोर सिस्टम बनाना है, जैसे आज के डेट में हम कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं अनाजों को लंबे समय तक संग्रहित रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो वहाँ पे जो नियम, जो थ्योरी काम करता है, वो काम करता है सापेक्ष आर्द्रता का थ्योरी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। दिए गए तापमान पे अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा में तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। ये इसका डेफिनेशन है सापेक्ष आर्द्रता का। देखो, सापेक्ष आर्द्रता को लेमन लैंग्वेज में समझो तो ऐसा है कि कोई भी एटमॉस्फेयर है जहाँ हवा का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसी नियम पे अन्नागार भी काम करते हैं। तो वहाँ हमें बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, तो वह यह दिखाते हैं कि उन्हें रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता का भी ज्ञान था। तो ये स्तर रहा वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान का। ठीक है, अब देखते हैं मनोरंजन। हड़प्पा सभ्यता के समाज में मनोरंजन की स्थिति क्या थी, लोग मनोरंजन कैसे करते थे। तो वहाँ पे दो प्रकार के गेम्स थे, इंडोर गेम्स भी थे और आउटडोर गेम्स भी थे। इंडोर गेम्स में मुख्यतः लोग पासा खेलते थे, जैसे क्योंकि पासा का जो हमें सबूत मिलता है वो मिलता है हमें कहाँ से, लोथल से। एक हमें मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से, डांसिंग गर्ल की। ये कांसे की मूर्ति है जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिलती है, डांसिंग गर्ल। तो नृत्य और संगीत भी उनके लिए मनोरंजन का साधन रहा होगा। एक मोहर पर ढोल बजाता आदमी और रस्सी पे चलती लड़की। ये देखो, ये रस्सी पे चल रही लड़की और बगल में एक आदमी ढोल बजा रहा है। तो ये एक मनोरंजन का साधन था, लोग ऐसे खेल दिखाया करते थे। और आउटडोर गेम्स के लिए अगर हम देखें साक्ष्य, तो धौलावीरा से हमें स्टेडियम या प्लेग्राउंड मिला है। लोग फिशिंग भी करते होंगे खाने के लिए, और मनोरंजन के तौर पे भी फिशिंग किया जाता होगा। तो ये रहे उसके साधन, मनोरंजन के साधन। आगे देखते हैं हड़प्पा काल के बर्तन या मृदभांड। हमें हड़प्पा से पके हुए बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, और ये चित्रित लाल मृदभांड थे। मृदभांड पे हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि गुलाबी रंग के मृदभांड होते थे जिसको ऊपर से लाल रंग से रंगा जाता था, और जिसके ऊपर ब्लैक कलर की इस पे चित्रकारी की जाती थी। ये होते थे हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड। ठीक है, तो ये रहा हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक परिदृश्य था। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को। उसके बाद हम धार्मिक स्थिति को देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, वहाँ का कृषि, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी, तो उसमें जो कृषि और पशुपालन था वो उसके सहयोग के सहायक के रूप में कार्य करते थे। उद्योग धंधे और व्यापार भी देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार और आंतरिक व्यापार। तो ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इतिहास तरंगिणी, और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।